बरसात के यही दिन थे। खिड़की के बाहर पीपल के पत्ते इसी तरह नहा रहे थे। सागवान के स्प्रिंगदार पलंग पर, जो अब खिड़की के पास थोड़ा इधर सरका दिया गया था, एक घाटन लौंडिया रणधीर के साथ लिपटी हुई थी। खिड़की के पास बाहर पीपल के नहाए हुए पत्ते रात के दूधिया अंधेरे में झूमरों की तरह थरथरा रहे थे। और शाम के वक्त, जब दिन भर एक अंग्रेजी अखबार की सारी खबरें और इश्तेहार पढ़ने के बाद कुछ सुस्ताने के लिए वह बालकनी में आकर खड़ा हुआ, तो उसने उस घाटन लड़की को, जो साथ वाले रस्सियों के कारखाने में काम करती थी शायद, और बारिश से बचने के लिए इमली के पेड़ के नीचे खड़ी थी, खांस खांस कर अपनी तरफ आकर्षित कर लिया और उसके बाद हाथ के एक इशारे से ऊपर बुला लिया। वह कई दिन से एक तेज किस्म की तन्हाई से उकतासा गया था। जंग के कारण बंबई की लगभग तमाम क्रिश्चियन छोकरियां, जो सस्ते दामों पर मिल जाया करती थीं, औरतों की अंग्रेजी फौज में भर्ती हो गई थीं। उनमें से कई एक ने फोर्ट के इलाके में डांस स्कूल खोल लिए थे, जहां सिर्फ फौजी गोरों को जाने की इजाजत थी। रणधीर बहुत उदास था। उसकी उदासी का एक कारण तो यह था कि क्रिश्चियन छोरियां दुर्लभ हो गई थीं, और दूसरा यह कि रणधीर फौजी गोरों के मुकाबले में कहीं ज्यादा सभ्य, पढ़ा लिखा और खूबसूरत था। लेकिन उस पर फोर्ट के लगभग तमाम क्लबों के दरवाजे बंद कर दिए गए थे, क्योंकि उसकी चमड़ी सफेद नहीं थी। जंग के पहले रणधीर नागपाड़ा और ताजमहल होटल की कई मशहूर और विख्यात क्रिश्चियन छोकरियों के साथ शारीरिक संबंध स्थापित कर चुका था, और उसे भली भांति पता था कि इस किस्म के संबंधों के आधार पर वह क्रिश्चियन लड़कियों के मुकाबले में कहीं ज्यादा जानकारी रखता है, जिनसे ये छोरियां फैशन के तौर पर रोमांस लड़ाती हैं और बाद में किसी बेवकूफ से शादी कर लेती हैं। रणधीर ने बस यूं ही हेजल से बदला लेने की खातिर उस घाटन की लड़की को इशारे से ऊपर बुलाया था। हेजल उसके फ्लैट के नीचे रहती थी और हर रोज सुबह वर्दी पहनकर, कटे हुए बालों पर खाकी रंग की टोपी तिरछे कोण में जमाकर बाहर निकलती और ऐसे बागपन से चलती जैसे फुटपाथ पर चलने वाले सभी लोग टाट की तरह उसके कदमों पर बिछे चले जाएंगे। रणधीर सोचता था कि आखिर क्यों वह उन क्रिश्चियन लड़कियों की तरफ इतना रिझा हुआ है। इसमें कोई शक नहीं था कि वे अपने जिस्म की तमाम दिखाई जा सकने वाली चीजों की नुमाइश करती हैं, किसी किस्म की झिझक महसूस किए बगैर अपने कारनामों का जिक्र करती हैं, अपने बीते हुए पुराने रोमांसों का हाल सुना देती हैं। यह सब ठीक है, लेकिन किसी दूसरी औरत में भी तो यही विशेषताएं हो सकती हैं। रणधीर ने जब घाटन लड़की को इशारे से ऊपर बुलाया, तो उसे किसी भी तरह इस बात का यकीन नहीं था कि वह उसे अपने साथ सुला लेगा। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसने उसके भीगे हुए कपड़ों को देखकर सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि बेचारी को निमोनिया हो जाए। सो रणधीर ने उससे कहा, ये कपड़े उतार दो, सर्दी लग जाएगी। वह रणधीर की इस बात का मतलब समझ गई थी। उसकी आंखों में शर्म के लाल डोरे तैर गए थे। लेकिन बाद में जब रणधीर ने अपनी धोती निकाल कर दी, तो उसने कुछ देर सोचकर अपना लहंगा उतार दिया, जिस पर मैल भीगने के कारण और भी उभर आया था। लहंगा उतारकर उसने एक तरफ रख दिया और जल्दी से धोती अपनी रानों पर डाल ली। फिर उसने अपनी भिची भिची टांगों से ही चोली उतारने की कोशिश की, जिसके दोनों किनारों को मिलाकर उसने एक गांठ दे रखी थी। वह गांठ उसके तंदुरुस्त सीने के नन्हे लेकिन सिमटे गढ़े में चिप गई थी। देर तक वह अपने घिसे हुए नाखूनों की मदद से चोली की गांठ खोलने की कोशिश करती रही, जो भीगने के कारण शायद और मजबूत हो गई थी।
जब थक हार कर बैठ गई तो उसने मराठी में रणधीर से कुछ कहा, जिसका मतलब था, मैं क्या करूं, नहीं निकलती। रणधीर उसके पास बैठ गया और गांठ खोलने लगा। जब नहीं खुली तो उसने चोली के दोनों सिरे दोनों हाथों में पकड़कर कुछ ऐसे झटके कि गांठ सरासर फैल गई और उसके साथ ही दो धड़कती हुई छातियां एकदम से प्रकट हो गई। क्षण भर के लिए रणधीर ने सोचा कि उसने अपने हाथों से उस घाटन लड़की के सीने पर नरम नरम गुंधी हुई मिट्टी से एक कुम्हार की तरह दो प्यालियों की शक्ल बना दी है। उसकी सेहतमंद छातियों में वही गुदगुदाहट, वही धड़कन, वही गोलाई, वही गरम गरम ठंडक थी जो कुम्हार के हाथों से निकले हुए ताज़े बर्तनों में होती है। मटमैले रंग की जवान छातियों में जो कुंवारी थी, एक अजीबो गरीब किस्म की चमक थी, जो चमक होते हुए भी चमक न थी। उसके सीने पर ये उभार दो दिए मालूम होते थे जो तालाब के गंदले पानी पर जल रहे थे। बरसात के यही दिन थे। खिड़की के बाहर पीपल के पत्ते इसी तरह कपकपा रहे थे। उस घाटन की लड़की के दोनों कपड़े जो पानी में सराबोर हो चुके थे, एक गंदले ढेर की सूरत में फर्श पर पड़े थे और वह रणधीर के साथ चिपटी थी। उसके नंगे बदन की गर्मी रणधीर के जिस्म में हलचल पैदा कर रही थी, जो सख्त जाड़े के दिनों में नाइयों के गलीज लेकिन गर्म हमामों में नहाते समय महसूस होती है। दिन भर वह रणधीर के साथ चिपटी रही। दोनों जैसे एक दूसरे में गुथ गए थे। उन्होंने मुश्किल से ही एक दो बातें की होंगी, क्योंकि जो भी कुछ कहना सुनना था सांसों, होठों और हाथों से तय हो रहा था। रणधीर के हाथ सारी रात उसकी छातियों पर हवा के झोंकों की तरह फिरते रहे। उन हवाई झोंकों से उस घाटन की लड़की के पूरे बदन में ऐसी सरसराहट पैदा होती कि खुद रणधीर भी कपकपा उठता। ऐसी कपकपाहट से रणधीर का सैकड़ों बार वास्ता पड़ चुका था। वह इनके मज़े भी बखूबी जानता था। कई लड़कियों के नर्म व नाजुक और सख्त सीनों से अपना सीना मिलाकर वह रातें गुजार चुका था। वह ऐसी लड़कियों के साथ भी रह चुका था जो बिल्कुल अल्हड़ थी और उनके साथ लिपटकर घर की वे सारी बातें सुना दिया करती जो किसी गैर के कानों के लिए नहीं होती। वह कुछ ऐसी लड़कियों से भी शारीरिक संबंध स्थापित कर चुका था जो सारी मेहनत खुद करती और उसे कोई तकलीफ ना देती। लेकिन यह घाटन की लड़की जो इमली के पेड़ के नीचे भीगी हुई खड़ी थी और जिसे उसने इशारे से ऊपर बुला लिया था, बिल्कुल भिन्न किस्म की थी। सारी रात रणधीर को उसके जिस्म से एक अजीब किस्म की बू आती रही। इस बू को, जो एक ही समय में खुशबू भी थी और बदबू भी, वह सारी रात पीता रहा। उसकी बगलों से, उसकी छातियों से, उसके बालों से, उसके पेट से, जिस्म के हर हिस्से से यह जो भी बू थी रणधीर के पूरे शरीर में बस गई। सारी रात वह सोचता रहा कि यह घाटन लड़की बिल्कुल करीब होने पर भी हरगिज़ इतनी करीब न होती अगर उसके जिस्म से यह बू न उड़ती। यह बू उसके मन मस्तिष्क की हर सिलवट में रेंग रही थी, उसके तमाम नए पुराने अनुभवों में रच बस गई थी। उस बू ने उस लड़की और रणधीर को जैसे एक दूसरे से एकाकार कर दिया था। दोनों एक दूसरे में समा गए थे, उन अनंत गहराइयों में उतर गए थे जहां पहुंचकर इंसान एक खालिस इंसानी संतुष्टि से महफूज होता है। ऐसी संतुष्टि जो क्षणिक होने पर भी अनंत थी, लगातार बदलती हुई होने पर भी दृढ़ और स्थिर थी। दोनों एक ऐसा जवाब बन गए थे जो आसमान के नीले शून्य में उड़ने रहने पर भी दिखाई देता है। उस बू को, जो उस घाटन की लड़की के अंग अंग से फूट रही थी, रणधीर बखूबी समझता था, लेकिन समझते हुए भी वह इसका विश्लेषण नहीं कर सकता था।
जिस तरह कभी मिट्टी पर पानी छिड़कने से सोंधी सोंधी खुशबू निकलती है। लेकिन नहीं, वह खुशबू, वह बू कुछ और ही थी। उसमें लैवेंडर और इत्र की मिलावट नहीं थी, वह बिल्कुल असली थी, खालिस, औरत और मर्द के शारीरिक संबंध की तरह, असली, खालिस। बरसात के यही दिन थे। यूं ही खिड़की के बाहर जब उसने देखा तो पीपल के पत्ते उसी तरह नहा रहे थे। हवा में सरसराहट और फड़फड़ाहट घुली हुई थी। अंधेरा था, लेकिन उसमें दबी दबी धुंधली सी रोशनी समाई थी, जैसे बारिश की बूंदों के साथ सितारों का हल्का हल्का गुबार नीचे उतर रहा हो। बरसात के यही दिन थे जब रणवीर ने उस कमरे में सागवान का सिर्फ एक पलंग डाला था, लेकिन आज उसके साथ एक सटा हुआ एक और पलंग था। कमरे में एक नई ड्रेसिंग टेबल थी। दिन यही बरसात के थे। मौसम भी बिल्कुल वैसा ही था। बारिश की बूंदों के साथ सितारों की रोशनी का हल्का हल्का गुबार उसी तरह उतर रहा था, लेकिन वातावरण में हिना के इत्र की तेज खुशबू थी। दूसरा पलंग खाली था। उस पलंग पर रणधीर औंधे मुंह लेटा खिड़की के बाहर पीपल के झूमते हुए पत्तों पर बारिश की बूंदों का नाच देख रहा था। एक गोरी चिट्टी लड़की अपने नंगे जिस्म को चादर में छुपाने की नाकाम कोशिश करते करते करीब हो आई थी। उसकी सुर्ख रेशमी सलवार दूसरे पलंग पर पड़ी थी, जिसके गहरे सुर्ख रंग का इजार बंद नीचे लटक रहा था। पलंग पर उसके दूसरे कपड़े भी थे, सुनहरी फूलदार जंपर, अंगिया, चांगिया और वह पुकार जो उस घाटन की लड़की के बदन की बू में सूंघी थी। वह पुकार जो स्वप्न के दायरे में से निकलकर खामोश हो गई थी। रणधीर खिड़की के बाहर देख रहा था। उसके बिल्कुल निकट ही पीपल के नहाए हुए पत्ते झूम रहे थे। वह उसकी मस्ती भरी कपकपाहट के उस पार कहीं बहुत दूर देखने की कोशिश कर रहा था, जहां गठीले बादलों में अजीबोगरीब किस्म की रोशनी घुली हुई दिखाई दे रही थी, ठीक वैसे ही जैसे उस घाटन लड़की के सीने में उसे नजर आई थी। रणधीर के पहलू में एक गोरी चिट्टी लड़की, जिसका जिस्म दूध और घी में गुंधे हुए आटे की तरह मुलायम था, लेटी थी। उसके नींद से मस्त बदन से हिना के इत्र की खुशबू आ रही थी, जो अब भी थकी सी मालूम होती थी। रणधीर को यह दम तोड़ती और जुनू के हद तक पहुंची हुई खुशबू बहुत बुरी मालूम हुई। उसमें कुछ खटास थी, एक अजीब किस्म की खटास, उदास, बेरंग, बेचैन। रणधीर ने अपने पहलू में लेटी हुई लड़की की तरफ देखा। जिस तरफ फटे हुए दूध के बेरंग पानी में सफ़ेद मुर्दा फुटकियां तैरने लगती हैं, उसी तरह इस लड़की के दूधिया जिस्म पर खराशें और धब्बे तैर रहे थे, और वही हिना के इत्र की ऊटपटांग खुशबू। दरअसल रणधीर के मन मस्तिष्क में वह बू बसी हुई थी, जो उस घाटन लड़की के जिस्म से बिना किसी बाहरी कोशिश के स्वयं निकल रही थी। वह बू जो हिना के इत्र से कहीं ज्यादा हल्की फुल्की और रस में डूबी हुई थी, जिसमें सूंघे जाने की कोशिश शामिल नहीं होती। वह खुद ब खुद नाक के रास्ते अंदर घुसकर अपनी सही मंजिल पर पहुंच जाती। लड़की के स्याह बालों में मुकेश के कुछ कण धूल के कणों की तरह जमे थे। चेहरे पर पाउडर, सुर्खी और मुकेश के इन कणों ने मिलजुल कर एक अजीब पैदा कर दिया था, बेनाम सा उड़ा उड़ा रंग, और उसके गोरे सीने पर कच्चे रंग की अंगियां ने जगह जगह सुर्ख धब्बे बना दिए थे। छातियां दूध की तरह सफेद थीं, उनमें हल्का हल्का नीलापन भी था। रणधीर लड़की की तरफ बार बार देखकर सोच रहा था कि क्या ऐसा नहीं लगता जैसे अभी अभी कीले उखाड़कर इसे मैंने लकड़ी के बंद बक्से से निकाला हो। किताबों और चीनी के बर्तनों पर हल्की हल्की खराशें पड़ जाती हैं, ठीक उसी तरह
उस लड़की के जिस्म पर भी कई निशान थे। जब रणधीर ने उसकी तंग और चुस्त अंगिया की डोरियां खोली थी तो उसकी पीठ और सामने सीने पर नरम नरम गोश्त पर झुर्रियां सी थीं और कमर के चारों तरफ कसकर बांधे हुए इजारबंद का निशान। वजनी और नुकीले नेकलेस से उसके सीने पर कई जगह खराशें पड़ गई थीं, जैसे नाखूनों से बड़े जोर से खुजाया गया हो। बरसात के यही दिन थे। पीपल के नरम नरम पत्तों पर बारिश की बूंदें गिरने से वैसी ही आवाज़ पैदा हो रही थी जैसी रणधीर उस दिन सारी रात सुनता रहा। मौसम बेहद सुहाना था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। उसमें हिना के इत्र की तेज खुशबू घुली हुई थी। रणधीर के हाथ बहुत देर तक उस गोरी चिट्टी लड़की के कच्चे दूध की तरह सफ़ेद सीने पर हवा के झोंकों की तरह फिरते रहे। उसकी उंगलियों ने उस गोरे गोरे बदन में कई चिंगारियां दौड़ती हुई महसूस की। उस नाजुक बदन में कई जगहों पर सिमटी हुई कपकपाहट का भी उसे पता चला। जब उसने अपना सीना उसके सीने के साथ मिलाया तो रणधीर के जिस्म के हर रोंगटे ने उस लड़की के बदन के छिड़े हुए तारों की भी आवाज़ सुनी थी, मगर वह आवाज़ कहाँ थी? रणधीर ने आखिरी कोशिश के तौर पर उस लड़की के दूधिया जिस्म पर हाथ फिराया, लेकिन उसे कोई कपकपाहट महसूस न हुई। उसकी नई नवेली पत्नी, जो एक फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की बेटी थी, जिसने बीए तक शिक्षा पाई थी, जो अपने कॉलेज के सैकड़ों दिलों की धड़कन थी, रणधीर की किसी भी चेतना को न छू सकी। वह हिना की खुशबू में उस बू को तलाश कर रहा था जो उन्हीं दिनों में, जब खिड़की के बाहर पीपल के पत्ते बारिश में नहा रहे थे, उस घाटन लड़की के मैले बदन से आई थी।